नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। मैं हूं आपके साथ सचिन। छत्तीसगढ़ और मिजोरम में वोटिंग जारी है। पहले दौर की छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों पर वोटिंग हो रही है। हालांकि ज्यादातर जो है वो सीटें जो है वो ट्राइबल सीट्स हैं, आदिवासी सीट्स हैं। अब देखना यह है कि इन सीट्स पर कितना ज़्यादा बीजेपी ने कुल मिलाकर के पूरी ताकत झोंकी थी। कन्वेंशनली ये जो सीटें रही हैं 33% के करीब वोट जो है वो कांग्रेस की रही है। अब देखना यह है कि यहाँ पर वोटर अपना वोट जो है वो किससे देता है। वहीं मिजोरम की 40 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा एमपी में चुनावी प्रचार लगातार जारी है, चुनावी रैलियां जारी है। बीजेपी और कांग्रेस के स्टार प्रचारक चुनावी जमीन तलाश रहे हैं। वहीं राजस्थान में भी रैलियों की भरमार है। जनता से चुनावी वायदे किए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन 5 राज्यों के चुनाव में सबसे बड़ी महाभारत तो महादेव ऐप के नाम पर देखने को मिल रही है, जहां हर चुनावी सभा में महादेव ऐप के सट्टेबाजी के खेल और उससे जुड़े लोगों पर सीधा प्रहार किया जा रहा है। तो इस वक्त जो बड़ी खबर है हम रायपुर से आपको दिखाते हैं। पहले चरण की 10% सीटों पर वोटिंग हो रही है। 10 सीटों पर वोटिंग हो रही है। छत्तीसगढ़ की दोपहर 1 बजे तक 44 से ज्यादा फीसदी इस वक्त वोटिंग हो चुकी है। 44% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। सबसे ज्यादा भानु प्रतापपुर में 61.83% वोटिंग हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा शोर, जैसा कि हमने आपको बताया, महादेव ऐप को लेकर के है। अब वोटर ने क्या मन बनाया है, क्या ये चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बन पाया है, ये आज कहीं ना कहीं साइलेंट तरीके से उसने अपने वोटिंग नाइट में तब्दील करके इसे बताया होगा। लेकिन इस बीच रैलियों में अगर कुछ छाया हुआ है तो महादेव ऐप ही है। सट्टे के खेल की जांच भूपेश बघेल तक पहुंच गई है, जिसको लेकर पीएम मोदी ने आज एक बार फिर से अपनी रैली में हमला साधा। उन्होंने महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। महादेव के नाम पर महादेव सट्टेबाजी घोटाले की चर्चा आज देश और विदेश में हो रही है। कांग्रेस ने अपनी तिजोरी भरने के लिए आपके बच्चों से सट्टेबाजी करवाई है। मुख्यमंत्री कार्यालय यहां सट्टेबाजों का अड्डा कैसे बना हुआ था, और ये कक्का आपका, सब लोग तो कहते हैं 30% कक्का, 30% कक्का, खुलेआम सट्टा। ये 30% कक्का खुलेआम सट्टा चला रहे थे। आज यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। छापों में नोटों के बड़े बड़े ढेर मिल रहे हैं जी, सबूत के साथ। करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। जो घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी है वो टीवी पर आकर कह रहा है कि उसने मुख्यमंत्री को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा रिश्वत दी है। अब आपको सबूत की जरूरत है क्या? देने वाला खुद कह रहा है रुपये मिल रहे हैं और फिर भी आपसे वो वोट मांग रहे हैं। आपको मेरे विश्वास पे भरोसा है? आपको भरोसा है? आपको मैं गारंटी देता हूं, महादेव सट्टेबाजी घोटाले में भाजपा दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। कोई कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो, कितना ही चमरबंदी क्यों ना हो, आपके बच्चों को बर्बाद करने वाले ऐसे लोगों को जेल जाकर के जिंदगी पूरी करनी पड़ेगी। के पास पैसा पकड़ा गया और रमन सिंह के साथ उसका फोटो है।
उसके पार्षद है, उसके बड़े करीबी हैं, भाजपा कार्यकर्ता, उसके यहाँ पकड़ा गया। और भाजपा जो नेता है उसके रिश्तेदार की गाड़ी है ना। और दूसरी बात यह है कि जो परसों तक के कोई नहीं जानता था, क्या नाम है उसका, शुभम, वो अचानक पूरे महादेव का मालिक बन गया। उसके पहले ईडी खुद उसको अधिकारी बता रहे थे एक दिन पहले, अब वो मालिक बन गया। और ऐसा मालिक गजब का है भाई, जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपए खर्चा करता है। मैं तो दुनिया में ये पहली उदाहरण होगा। तो ये एक्चुअल में है क्या कि ये रमन सिंह के साथ जो 2 अधिकारी और रहते थे ना, ये इसी प्रकार की स्टोरी बनाते थे। वही स्टोरी अभी दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा प्लांटेड है। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है। ये उनका आखिरी अस्त्र था कि जिसको उन्होंने चलाया, और ये फुसफुसिया बम साबित हुआ। कोई इसको मान नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, और जो भी देखा है वो बोले ये तो प्लांटेड है। तो मैंने कल भी कहा था, मजा लीजिए 17 के 75 वर्षों के भ्रष्टाचार में भूपेश बघेल जी का एक ऐसा उदाहरण आया है कि जिसने एक नहीं अनेक भ्रष्टाचार किए हैं। उनकी सरकार में गोठान घोटाला, कोयला घोटाला, शराब घोटाला, पेपर लीक घोटाला और अब महादेव ऐप घोटाला, घोटाले पे घोटाला। और छत्तीसगढ़ में कहते हैं घोटाला करो, भ्रष्टाचार करो और भूपे करो, भूपेश बघेल को पेमेंट करो। तो श्रीमान भूपेश बघेल जी ने 508 करोड़ रुपये महादेव ऐप वाले से लिया ताकि उनके पुलिस वाले उनको थोड़ा थोड़ा तंग करते रहें, उनको टाइट करते रहें और भूपेश बघेल जी की जेब भरते रहें, और भूपेश बघेल जी उस पैसे से कांग्रेस हाईकमान की जेब भरते रहें। आलोक मेहता सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ हमारे साथ अरविंद मोहन सर हैं, हमारे कंसल्टिंग एडिटर। आलोक सर, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। ठीक है सर, आप मुख्यमंत्री हैं, आप ये कहते हैं कि अभी तो खेल शुरू हुआ है, बाद में आप देखिएगा इस चीज़ों को लेकर के तो तमाशा चलता रहेगा। लेकिन सर एक चीज़ है वो सबूत के तौर पर सामने है, यानी कि पब्लिक डोमेन में है। पब्लिक डोमेन में एक कैश कुरियर का ईमेल स्टेटमेंट है जो कि ईडी के थ्रू सामने आया, जिसमें वो बाकायदा रिकॉर्ड मिला है कि 508 करोड़ रुपए जो हैं वो भूपेश बघेल यानी कि मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की बात की गई है। वो ईमेल बाकायदा सामने आया है उस कैश कुरियर से। वहीं जो प्रमोटर हैं वो दोनों प्रमोटर लगातार जो है कैसे 3 साल में 20,000 करोड़ कमा लेते हैं और उसके बाद लगातार उनका ऐप जो है वो भी चलता रहता है। ये भी एक लगातार सवालों के घेरे में बना रहा। और दूसरी बात, असीम दास के आईफोन से जो ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली है, उस ऑडियो रिकॉर्डिंग भी ये बताती है कि वो जो 5 करोड़ से ऊपर की बरामदगी है वो भी असीम दास कह रहा है कि वो किसी बघेल नाम के शख्स को देने की बात कही गई है। तो ये जांच का विषय है, ठीक है सर, ये ईडी जांचेगी, लेकिन मामला तो बहुत गंभीर है सर। एक मुख्यमंत्री से जुड़ा और सारे जो है तार मुख्यमंत्री तक जुड़ रहे हैं। सचिन जी, इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा घोटाला, मतलब जितने घोटाले आज तक भारत में हुए उसमें नगद इस तरह से पैसा देने वाला जिसमें सीधे मुख्यमंत्री का नाम आ रहा हो। मेरी याददाश्त के कई मुख्यमंत्री, सुखराम जी पर भी आरोप आए थे, कुछ और लालू यादव पर भी आए, उसमें कई और लोग, क्लर्क, कोई ताफरी अधिकारी का ये नाम, उसका नाम, मैंने 25-50 लोग जेल भी गए। इस वाले घोटाले में चौटाला जी जेल गए, लेकिन ये नहीं हुआ कि सीधे सीधे ऐसा पैसा हो सट्टे का। इसीलिए एक तो कानून और अदालत इस पर कैसा फैसला करेगी, ये भी सवाल है। भ्रष्टाचार सरकार के खजाने से कितना गया, क्योंकि जनता गरीब लोगों का पैसा सट्टे में लगवा करके और वो पैसा पार्टी के लिए या नेता के लिए, मुख्यमंत्री के पास या मुख्यमंत्री के आदमी, कोई बघेल नाम के लोग, कई और भी हो सकते हैं, मैं अभी भी। लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र किया शुभम का और असीम दास का, 5.5 करोड़ तो उसके पास से मिला है। exactly. तो जो एविडेंस है, इसलिए, और अभी भी एक बात हम स्पष्ट करें कि इसको चुनाव से, मैं मानता हूं कि इससे खाली चुनाव बहुत ही पलट जाएगा, ये भी गलतफहमी नहीं होना चाहिए। गरीब जनता अपना भला देखती है, अपना भला। लेकिन हाँ, इस तरह से एक अवेयरनेस पैदा करना लोकतंत्र में कि आप यदि भ्रष्ट सरकार सट्टे से गरीबों का पैसा इकट्ठा करके आपकी जेब में, पार्टी के या नेता के हाथ में आता है, इसलिए ये इतिहास का भारत में एक, मैं आपको खाली याद दिलाऊंगा, स्कीम 2003 एक इस समय
जिसको कह सकते हैं कि जो OTT है, इस पर एक पूरा सीरियल, इसका एक पहला पार्ट आ चुका है। ये किसका था? ये तेलगी कांड बहुत मशहूर हुआ। उसमें स्टैम्प पेपर से पैसा करोड़ों का किधर से किधर नेताओं के पास गया, उसे दिखाया गया है। पर वो कोई कहानी नहीं है, वो तेलगी की ही जवानी जो बताया गया था, जो सबूत आए थे, उसके आधार पर है। इसलिए उसमें श्रीमान खड़गे जी उस समय मंत्री थे कर्नाटक में। ये भी अपने दर्शकों को होना चाहिए, हमें कोई सीरियल का प्रचार नहीं कर रहा हूं, तेलगी कांड का तो कोई भी गूगल पे भी डालेगा तो मिलेगा, लेकिन उसमें कई बड़े बड़े नेताओं के हाथ में कैसे नगद पैसा जाता था, इसका पूरा चित्रण है। तो कांग्रेस के नेता या जो नेता हो, चाहे आम आदमी पार्टी के केजरीवाल हो, वो कैसे चतुराई से, क्योंकि तेलगी कांड में फिर नेता कोई नहीं, अल्टीमेटली उसका निष्कर्ष यही है कि बेचारा तेलगी मारा गया, उसको मतलब अल्टीमेट जेल भी रही, मरा, लेकिन नेता कोई ज्यादा नहीं बचे। अब तो उसके पार्टी के नेता कहां कहां पहुंच गए। लालू जी फिर तेजस्वी यादव सरकार में है, तो मैं ये नहीं कहता कि उससे कोई दंड, लेकिन जनता चाहती है। आज पूरा सर्वे जितने चैनल्स पर हमारे यहाँ और हमारे संवाददाताओं ने बात किया, बस्तर जैसे रिमोट इलाके में भी लोग ये कहते हैं हमें तो सड़क और पानी बिजली से मतलब है, हमको लेकिन हाँ, हमारा गरीब का पैसा है, क्योंकि वो पैसा तो कहीं और चला जाता है जो खजाने में इसको कि एक ये तो घोटाला व्यक्तिगत पैसे वाला है 508 करोड़, जो दूसरे घोटाले हैं खदानों के, देखिए उन इलाकों में जाकर के जहां बने लोग बड़े, हमारी अर्धसैनिक बल गए थे, मैं उस इलाके में गया हूं जहां कितना गोलियां चलती हैं, वहां खदान, वहां उन खदानों से यदि कोयला चला गया, दूसरे खनिज पदार्थ चले जाते हैं, वो उसमें कैसा कमीशन मिलता है, इसका पूरी डिटेल सब जनता के बीच बांटा गया है। तो मुझे लगता है इसका असर जनता के हित से जुड़ा हुआ है। जीते हारे कोई भी सत्ता में हो सकता, बघेल फिर से आ जाए, जैसा सफाई दे रहे, उनके नाम पर बैंक अकाउंट नहीं मिलेगा, जो केजरीवाल कह सकते मेरे बैंक अकाउंट में नहीं है, लेकिन वो पैसा यदि बताया गया कि दुबई से इस तारीख को मैं लेके गया, उसके बाद यहां पहुंचा, कोर्ट तो फिर उसके बाद तो जरूर उसको मानने लगेगा, जो कोर्ट ही फैसला कर सकता है, हम और आप नहीं। लेकिन अरविंद जी, कोर्ट ही फैसला कर सकता है, लेकिन कम से कम जनता एक परसेप्शन तो बनाती है ना। एक मुख्यमंत्री का सिर्फ इतना तक कह देना, और ईडी, ठीक है, ईडी की जो बात है वो सिर्फ ईडी जांच करेगी, लेकिन ईडी के तमाम तार, आज से पहले ये कह दिया जाता था कि ठीक है ईडी के जांच है, चुनाव है, उसके साथ तक आ गई, लेकिन इस महादेव ऐप में देखिए जो सबसे बड़ा मेरे ख्याल से जो कमजोर किस्सा कहा जाता था वो बरामदगी का कहा जाता था कि बरामदगी कहाँ है, पैसा बरामद कहाँ हुआ। अब से पहले यही जो मनीष सिसोदिया की बरामद कहाँ हुआ, यही अरविंद केजरीवाल कहते रहे बरामद कहाँ हुआ। यहाँ पे तो सर जो एजेंट असीम दास है वो बाकायदा उन रुपयों का जिक्र कर रहा है कि 5 करोड़ से ऊपर की जो बरामदगी हुई जिस कैश के साथ, और जिस ऑडियो ट्रांजैक्शन में बात हो रही है, वो बाकायदा जो है वो नाम भूपेश बघेल का लिया जा रहा है। भूपेश बघेल का नहीं, बघेल का लिया जा रहा है। बघेल का लिया जा रहा है, बघेल का लिया जा रहा है। और जो भी चल रहा है वो काफी कुछ चुनावी मुद्दा बन गया है मेरे ख्याल। ये फरवरी में शादी हुई थी सोनी के यहाँ मेरे ख्याल, जो 250 करोड़ रुपया कैश, और तब से ये चर्चा है ये किसका पैसा है, कहाँ से आ रहा है, है। लेकिन तब से सारी एजेंसियां सोई हुई। अचानक चुनाव के समय सब लोग सक्रिय हुए हैं, और मैं मानता हूं कि इसका चुनाव से रिश्ता है। और प्रधानमंत्री के चेहरे को लेके अगर बीजेपी उतरी थी, बाकी चीजें उसने छोड़ दी थी चुनावी तैयारियां छत्तीसगढ़ में। हम सब ने देखा कि छत्तीसगढ़ की चुनावी तैयारी किस तरह से बीजेपी कर रही थी, और आखिर में किस तरह से रमन सिंह को आगे किया गया, जिस रमन सिंह को 5 साल किसी ने पूछा नहीं था। तो ये बीजेपी की रणनीति थी, और बीजेपी की रणनीति मैं मानता हूं कि सफल हुई, क्योंकि चुनाव के वक्त आज जब वोटिंग हो रही है, इस समय सबसे ज्यादा चर्चा इस महादेव ऐप कांड की हो रही है। तो अब ये देखना होगा चुनाव के लिहाज से देखें कि ये चुनाव पे असर कितना पड़ा, नहीं पड़ा। करप्शन का इशू अगर इतने मजबूत ढंग से प्रधानमंत्री उठा रहे हैं, तो फिर उसका कितना असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। और इसके पहले जो होड़ चली है छत्तीसगढ़ और खासतौर से इस रीजन में, यहाँ नक्सलियों का बोलबाला है, यहाँ कवर्धा में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश की गई बहुत जोर शोर से, बल्कि उस विवादास्पद कैंडिडेट को बीजेपी ने टिकट दिया है, वहां टिकट देकर उतारा है। फिर हमने देखा कि चावल की खरीद और तेंदुल पत्ता की खरीद को लेकर एक तरह से होड़ लगी। बीजेपी ये बोलती रही कि ये लोक लुभावन चीजें नहीं होनी चाहिए, खजाना खाली हो रहा है, लेकिन बीजेपी भी उस होड़ में उतरी। अब ये अलग बात है
कि जिस तरह से हिंदुत्व के सवाल पे कांग्रेस बीजेपी का बी टीम बनती दिख रही है, इस लोक लुभावन वायदे में भी बीजेपी बी टीम बनती दिखाई दे रही है। लेकिन आज के तारीख में आप पूछेंगे, जब वोट पड़ रहे हैं, तो ये सारे मुद्दे, सांप्रदायिकता का सवाल भी, धान का सवाल भी, तेंदुपत्ता का सवाल भी, या 5 साल का गवर्नेंस के बाकी मुद्दे, करप्शन को छोड़ दीजिए, बाकी मुद्दे, या फिर छत्तीसगढ़ में ही गिना जाता है कि बेरोजगारी की दर काफी कम है, लेकिन नक्सल इलाकों में बेरोजगारी की दर बढ़ी है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है, क्योंकि उस इलाके में कोई इन्वेस्टमेंट करने वाला नहीं है, कोई वहां जाता नहीं है। 120 लोग ऐसे हैं इन 12 कंस्टिट्यूंसियों में, 10 कंस्टिट्यूंसियों में, जिनको XYZ सिक्योरिटी लेके वो घूम रहे हैं। तो आम वोटर की क्या स्थिति होगी ये आप सोचिए। तो वो सब मुद्दे आज के तारीख में नहीं है, और अगर ये मुद्दे बदल के महादेव ऐप पर आए हैं तो उस स्ट्रेटजी वालों की सफलता तो निश्चित रूप से है, और काफी बड़ी सफलता है कि आखिरी 2 दिन 3 दिन में सारे मुद्दे पीछे चले गए। लेकिन चुनाव पे उसका असर कितना हो रहा है ये देखना दिलचस्प है, क्योंकि ये इलाका जहां आज वोटिंग हो रहा है ये कांग्रेस का गढ़ है। पिछली दफे का ही नहीं, पहले भी बीजेपी एक आध दफे यहाँ अच्छा परफॉर्म करके आई है, लेकिन आमतौर पे ये कांग्रेस का गढ़ है, और बीजेपी का परफॉर्मेंस जुड़ा हुआ है दिलीप सिंह जूदेव वाले अभियान से। मैं पैसे वाला मामला नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने जो आदिवासियों को हिंदू बनाना और उनका पैर धो के वापस कराने का, और वो अभियान छूट गया है संघ का भी। तो इसलिए ये इलाका इम्पोर्टेंट है इस दिलचस्पी से कि गवर्नेंस का सवाल इस इलाके में कैसा रहा है। नक्सलियों से लेके बेरोजगारी तक यहाँ ज्यादा मार झेलनी पड़ी है, तो वहाँ ये सब चीजें आती हैं। महादेव ऐप प्रभावी होता है, प्रधानमंत्री का चेहरा ऊपर होता है, बघेल का चेहरा ऊपर होता है, जो लोकल लीडर हैं, ऐसे भी लीडर यहाँ कांग्रेस के हैं जो 40 साल से जीत रहे हैं लगातार। नहीं, लेकिन सर आज तो ठीक है 20 सीटों पर चुनाव है, ज्यादातर जो है ट्राइबल है, लेकिन आलोक सर क्या इस चीज का फर्क नहीं पड़ता कि ठीक है बेरोजगारी दर बढ़ी है, अगर बेरोजगारी दर बढ़ी है तो वही बेरोजगार ये भी तो देखता है ना कि यहाँ पर जो 2 जूस बेचने वाले जो है वो किस तरीके से यहाँ पर उठते हैं। रायपुर में जूस की भिलाई में रेडी लगाते थे या जूस करते थे, वो 10 से 12 लाख के सट्टा खेलते हुए, मटका खेलते हुए कर्जे में आ जाते हैं, दुबई कैसे भाग जाते हैं, फिर उसके बाद जो है ऐप चला लेते हैं, वो 3 से 4 साल में 20,000 करोड़ कमा लेते हैं, 200 करोड़ में अपनी शादी के ऊपर खर्च देते हैं, और किस तरीके से पूरा बॉलीवुड नचा देते हैं। वो बेरोजगार तो देख ही रहे ना कि वो पैसा किसका है, कहाँ जा रहा है, और फिर उसके बाद वो पैसा ट्रांजैक्ट हो करके उसके स्टेट में ही किस तरीके से किसी की तो ब्लेसिंग्स हैं, वो पैसा वापस जो है वो होने दिया जा रहा है। देखिए बिल्कुल ये सही है, और इसीलिए सट्टा, वैसे देखा जाए, आप देखिए सट्टा और कसीनो ये सब भारत पे उस तरह से प्रतिबंधित है, और उसका सरकार की आंख की नाक के नीचे, वो आप कह सकते हैं केंद्र सरकार ने क्या, लेकिन सब राज्य सरकार कानून व्यवस्था और ये जो पुलिस की व्यवस्था है ये राज्य सरकार के तहत होती है। तो एक तो शहरी राजनांदगांव जो रमन सिंह जी का इलाका है, और कांग्रेस ने भी एक बने अपने खास उम्मीदवार जो रायपुर में ज्यादा रहे हैं उनको खड़ा किया। तो शहरी मतदाताओं में जो जागरूक युवा जिसकी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, उनमें तो इस जो सट्टा वाला महादेव कांड है इसको लेकर के निश्चित रूप से जागरूकता और उसका फायदा मिल सकता है, मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये देखिए, जैसा अभी बस्तर का जिक्र कर रहे थे, मैं फिर से आग्रह करूंगा अपने, और रिपोर्ट भी वहां से लेकर के आए, जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर हैं बस्तर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, 100% उनको रोजगार मिला है। सवाल ये है कि ये खाली रोजगार इसलिए, चाहे बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, ये कहना कि रोजगार वही है जो सरकार में नौकरी दे। सरकार में नौकरी देने का पैसा नहीं है, नगर निगम में पैसा नहीं है, और केवल आप नौकरियां देते रहिएंगे तो उससे नहीं चलेगा। इसलिए जो स्वाभिमान आया है, और इसीलिए वो लोग ये काम करने लगे, छोटा छोटा काम करते। हाँ, उसको भी शराब के घोटाले में जब असर होता है, चाहे वो दिल्ली में एक के साथ दूसरी बोतल दे दे या वहां शराब का घोटाला करके। 2 दिन पहले, अभी या कल या परसों में मध्य प्रदेश में सोम जो एक फैक्ट्री है या बड़ी भारी वो है कंपनी, जिसका वो भी शराब की कंपनी है। अब उसके वहां तो उसका चुनाव से वो तो कई पार्टियां, उनके बारे में पहले भी कहा जाता था, वो कई पार्टियों से उनका भी रिश्ता रहा है, लेकिन उनके यहाँ छापा फिर पड़ा है, बड़े पैमाने पर पड़ा है। तो ये कांग्रेस बीजेपी नहीं, मेरा कहना है कि उससे जो परसेप्शन, और एक एजेंडा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का आज का भाषण भी आप
सुनिएगा जो उन्होंने सरगुजा में दिया। उन्होंने कहा देखो भाई, मुझे सरकार सत्ता के लिए नहीं हूं, मैं तो आया हूं, मुझे जो आपने काम दिया कि गंदगी साफ करना है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है और गरीबों का काम करना है। ये जो नारा, एक सबसे दिलचस्प एक लाइन आपको बताता हूँ, एक रीजनल चैनल में जो बाकायदा मतदाता है वो एक तरफ कहता है कि हाँ लोकल कांग्रेस एमएलए ने अच्छा काम किया है, लेकिन वहां पर बीजेपी की सरकार और मोदी सरकार आए, यहाँ पर हो सकता है वो इसी एमएलए कांग्रेस को दें। तो स्थानीय विधायकों ने जो काम किया, रोजगार देने में मदद किया होगा, कांग्रेस का बीजेपी का होगा, उसका फायदा होगा। लेकिन ये कहना कि केवल रोजगार सरकारी नौकरी है, सारे आंकड़े ये फ्रॉड कर रहे हैं राहुल गांधी और लेके साकिब लालू यादव, ये खाली ये कहते हैं रोजगार, वो प्लम्बर को रोजगार नहीं मानते, जो सफाई करता है, जो वैसे कमाता है, बिजली इलेक्ट्रिशियन है, जो दिल्ली या भोपाल में जिसकी दिन भर की इनकम 1 से 2 हजार रुपया है, जो 30,000 रुपया महीना कमा रहा है, उसका रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है। मैंने सरकार के सर्वोच्च अधिकारियों से, मंत्रियों से पता किया पिछले साल के दौरान, और किसी के पास, नीति आयोग के पास ये रिकॉर्ड नहीं है कि ऐसे जो कामगार हैं जो स्किल डेवलपमेंट से भी निकले या जिनको नहीं भी है, काम आता है बिजली का ठीक करना, उसमें बिहार के लोग दिल्ली में शामिल हैं, मुंबई में शामिल हैं, पटना में शामिल हैं, लखनऊ में शामिल हैं। ऐसे लोग, उनका कोई रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है। उन लोगों को हाँ सरकारी नौकरी दे दो ताकि काम न करें, बैठे रहे 4 घंटे 3 घंटे वो पिए, और उसके बाद शराब उनको दे दी जाए, चुनाव के समय में वोट डाल दे। ये जो खेल है, इसको रोकना मेरा ख्याल है देश का सवाल ये नहीं है। बीजेपी कांग्रेस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया सरगुजा में, मैं तो उसको ज्यादा सही मानता हूँ। राहुल गांधी को भी यही कहना चाहिए, बस इसके कि खाली जाति पे वो दिलवा दीजिए, इस पे दिलवा दीजिए, और मैं केदारनाथ गया हूँ दिलवा दीजिए। ईसाई विश्व मतलब उस इलाके में, मिजोरम में और बस्तर में चुनाव है और वो केदारनाथ का दर्शन करके उनको वोट मिलेगा, यही एक जो गड़बड़ियां हैं, वो सवाल ये नहीं कोई नेता करेगा, काम करने पर मिले या लोगों को रोजगार, स्वाभिमान मिले। और लॉटरी और ये जो दूसरे धंधे हैं, लॉटरी पर प्रतिबंध के लिए कितने आंदोलन थे। नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा घोटाला तो नॉर्थ ईस्ट का ही था, बिल्कुल इसी का लॉटरी से। और ये सट्टे का ये सबसे बड़ा काम किया गया, जो सबसे जघन्य अपराध है, शराब और सट्टा। ये छत्तीसगढ़ में जिस तरह से इसने काम किया है, ये बहुत पूरे समाज के लिए नाश किया है। पार्टियां को सवाल नहीं है बघेल का अकेले। और ये तो अरविंद जी बाकायदा खुद टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने कहा ना कि ये तो राज्य सरकार के पास था, वो चाहे तो बिल्कुल उसी वक्त ही जो है वो इसको बैन कर सकती थी, इसको हटा सकती थी या इसको सिफारिश कर सकती थी, लेकिन उसने चलने दिया। 3 साल तक चलता रहा। नहीं, अगर दुबई से चल रहा है और इतना पैसा आया गया है, तो ये एक इस तरह से बंटवारा नहीं कर, जैसे लॉ एंड ऑर्डर का बंटवारा हम बहुत साफ करते हैं कि वो राज्य के अंदर है। इस तरह के पैसे को पकड़ने का आज ईडी क्यों एक्टिव है? ईडी इसलिए एक्टिव है कि ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल लेवल पे हुआ है। तो अगर फरवरी से ये पैसा इस तरह से दिखाई देने लगा था सब किसी को, और सारा बॉलीवुड जाके वहां नाच रहा, तो इसमें ईडी की भी जिम्मेवारी है, इसमें सेंटर की भी जिम्मेवारी है। और जो चीजें आ रही हैं अब सामने, उससे ये लगता है कि स्थानीय लेवल पे सभी पार्टी के लोग उसमें शामिल हैं। और दूसरा ये कि राज्य सरकार ने इसके लिए संभवतः अगस्त में लिखा भी था केंद्र को, उसका कोई जवाब नहीं आया। तो इसलिए जब चीजें क्लियर होंगी जांच पड़ताल और उसके बाद तय करनी चाहिए। लेकिन हमारा कंसर्न अभी यही है कि आज वोट पड़ रहा है, तो 3 दिन 4 दिन में इस मुद्दे ने एकदम सबको पीछे छोड़ दिया और ये आगे आ गए। तो ये मुझे लगता है कि ये सिर्फ घोटाले का मामला नहीं है, इसकी टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट है। और इस मामले में अगर बीजेपी ने इसको प्लान किया था या प्रधानमंत्री ने इसको प्लान किया था, तो ये बहुत सक्सेसफुल प्लान है चुनाव कि आप बाकी 5 साल के लिए राज्य के बीजेपी यूनिट को नहीं महत्व दीजिए, चुनाव के समय महत्व नहीं दीजिए, गवर्नेंस के सवाल को पीछे कर लीजिए, और आखिर में कोई एक घोटाला जो आप पता होता जा रहा है सेंटर में होने के चलते या कहीं शासन में होने के चलते, उसको आप चुनाव के समय इशू बना लीजिए और वो बाकी सबको पीछे छोड़। तो ये स्ट्रेटजी के तौर पे तो सक्सेसफुल है, लेकिन बड़ी पॉलिटिक्स के लिहाज से मैं इसको सफलता नहीं मानता हूँ। मैं इसको एक तरह से अपनी कमजोरियां छुपाने का या चुनाव जीतने का दांव। नहीं, लेकिन आपको लगता है आलोक जी कि ये चलता है? क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि संगीन से संगीन इस तरीके से करप्शन का चार्ज भी लगाओ, लेकिन सरकारें फिर भी जो होता है रिपीट हो जाती है। जैसा आपने कहा, हो सकता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार वापस आ जाए।
जी सचिन जी, मैं एक बात और जोड़ूंगा। जैसा अभी कहा गया, रमन सिंह पार्टी में, विधानसभा में, आप, मैं तो 12 वहां के लोकल भी, जब भी कार्रवाई होती है देखता रहा हूं, और इसलिए मैं कह सकता हूं कि ऐसा नहीं होता कि पार्टी में जिस समय आप विरोध में 5 साल उस सरकार को गिराने में यदि कोशिश नहीं की तो कहिए देखिए आपने उनको कुछ काम नहीं कर रहे थे। पार्टी अपना स्ट्रेटेजी, ये रमन सिंह मुख्यमंत्री बने ना बने सवाल नहीं है, सवाल ये है कि वो तब भी एक्टिव थे। कुछ लोग रमन सिंह के खिलाफ ही थे, इसलिए भी उनको थोड़ा शांत रहना पड़ा बीजेपी में ही। जैसे वसुंधरा जी का अलग ज्यादा विवादास्पद थी। आज तक 5 साल की सरकार में बघेल की पूरी सत्ता में सारी फाइलें उनके पास थी, क्यों नहीं रमन सिंह जी के बारे में फाइलें निकाल करके उनको कटघरे में खड़ा कर दिया? लोकल अदालत तक तो ले ही जा सकते थे, पुलिस से केस करके कुछ तो हो सकता था। लेकिन इससे साबित होता है कि पार्टी ने अपने ढंग से काम किया। आज ये मुद्दा मैं फिर से कहूंगा, कल भी हमने चर्चा की थी, ईडी जो है, देखिए हमारे यहाँ हेडलाइन कब बनती है आखिर में, भाई आज क्या होगा? यदि उस समय जोर पड़ता है कि वहां के नेता भी दबाव डालते हैं कि ईडी भाई जल्दी से बताइए ना, कोई फंसा है, तो बंबई से फरवरी में हमारे यहाँ क्या भी खबरें चली ना इसी चैनल पर, और उसके बाद उसकी चर्चा होने लगी कि भाई ये कौन है जिसका शादी हुआ। कई बार यदि अंतर्राष्ट्रीय जब कनेक्शन निकलता है, इंटरपोल से पूछना होता है, वहां से उसके डिटेल, और इसीलिए छापा असीम दास पे कब छापा पड़ा? उसके बाद चूंकि वहां से पैसा नगद होगा तभी पकड़ेंगे ना। आपको किसी को पकड़ कर ले जाएंगे, कहेंगे उसके बाद तो कुछ नहीं मिला। नगद पैसा मिलने के बाद ही उस पर कार्रवाई संभव थी। मैं ईडी को डिपेंड नहीं कर रहा हूं, मैं प्रोसेस समझ सकता हूं। आपसे कहीं खबर अचानक हेडलाइन क्यों नहीं बनाई? बघेल ने बोला, भाई बघेल बोला नहीं, उसके पहले मैं कैसे हेडलाइन आपको दे दूंगा? या प्रधानमंत्री सरगुजा नहीं पहुंचे, खबर चला दीजिए सरगुजा में बोला। ये जो काम है ईडी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अदालत को जवाब देना होता है। आज हालत खराब हो गई केजरीवाल की, जब उन्होंने कह दिया कि देखिए आप ये ड्रामा मत करिए आर इवन का, आप जो कुछ कर रहे हैं पंजाब में बंद करिए, वरना मैं बुलडोजर, अदालत को कहना पड़ रहा है बुलडोजर चला देंगे तुम पर 15 दिन के अंदर। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना, ये राज्य सरकारों को जो घोटाले कर रहे हैं, इनको तो मतलब शर्म से डूब जाना चाहिए कि वो पंजाब में, दिल्ली में सरकार है, उस पर नहीं करते, बघेल उस पर वहां नहीं करते, और खाली ये कहते हैं कि साहब सबूत लाइए, सबूत लाइए। सबूत नहीं, सर, इनके यही तो धंधे में राजस्थान, लगे हुए हैं। यही तो हमने केजरीवाल देखा को राजस्थान खुद में भी क्या हो रहा था सर। राजस्थान में पिछले 2-3 साल तक क्या होता रहा? अब सचिन पायलट चलते रहे लेकर के कि वसुंधरा ने घोटाले किए थे, भ्रष्टाचार किया था, उसको लेकर के जो है गहलोत अब जांच नहीं करवा रहे हैं। फिर ऐसे में लाल किताब आ जाती, लाल किताब का भी जिक्र हुआ, होता क्या? लेकिन अब चुनाव होते होते वो सब कुछ मौन हो गया। यही मैंने आपको क्या कहा कि सचिन पायलट केवल वसुंधरा का नाम नहीं ले रहे थे, हाई कमांड के सामने उन्होंने काफी चीजें रख दी थी, मंत्रियों के बारे में डिटेल्स दे दिया था। राहुल गांधी तक इससे कन्विंस थे कि मंत्रियों ने पैसा, वो लाल किताब अगर खुल जाए तो भूचाल आ जाएगा। और किताब के बाद उसके सबूत जरूर मिले। देखिए ये सही है कि उससे नाम चर्चा में आ जाएंगे। मैं आज भी कहूंगा कि चूंकि वही व्यक्ति विरोध में आ गए, वो पार्टी उनकी छोड़ करके, यदि कल सचिन पायलट भी बाहर आकर के किताब खोलने लगे असली, कि कहाँ किसको पैसा कहाँ मिला, गांधी परिवार में यदि कहीं गया है तो कहाँ है, और हेराल्ड में पैसा कहाँ से आया, या किसी पूंजीपति से कैसे कैसे कहाँ से आया है, यदि वो इसी तरह से जो वहां के मंत्री निकल करके आ रहे हैं, और सत्ता के बाहर जब गहलोत होंगे तो उन पर व्यक्तिगत रूप से वो चाहे जेल में जाए, लेकिन नीचे जो फंसे हुए हैं अधिकारी, छत्तीसगढ़ में कब से सीनियर मोस्ट अधिकारी छत्तीसगढ़ में, आप कह रहे हैं कि आज क्यों कार्रवाई कर रही है? ये तो साल भर पहले हो गया। वो शुरू में 1 साल के बाद कोयला खदान में गया, वो चीफ मिनिस्टर का सबसे राइट हैंड आदमी जेल में अभी भी है। एक महिला अधिकारी है, वो जेल में है, जो उनके क्लोजेस्ट मतलब अधिकारी मानी जाती थी, जो उनका ही काम करते थे। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, वो जेल में है। तो कार्रवाई नहीं हुई है ये नहीं कह सकते, क्योंकि ईडी है, सीबीआई कार्रवाई करती है तो सबूत पर और अधिकारियों पर पहले करती है। नेता तो अपना दामन झाड़ लेता है। जैसे मैंने कहा, उनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़े से बड़े हैं, वो खुद बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट, चिदम्बरम साहब उनके बड़े सलाहकार हैं, कपिल सिब्बल है, अभिषेक सिंघवी है, उनका तो करोड़ों की फीस इसी बात की दी जाती है कि भाई वो हिसाब को कैसे ठीक रखा जाए। तो हिसाब ठीक रखेंगे तो कभी नेता पर आएगा ही नहीं। राहुल गांधी पर पैसा अकाउंट में हो सकता है, वो आपके हमसे भी कम दिखा दे, क्या करेंगे? बात तो यहाँ, बात वो ये आ जाती है ना कि भाई नेता तक तो आई, लेकिन ईडी जो है कितनों को जेल हुई, कितनों को सजा दिलवा पाई, कितनों का कन्विक्शन हुआ? वो तो अदालत करेगी ना। सजा ईडी के हाथ में नहीं है, इसीलिए उसके लिए कोर्ट अलग बनी है और सुप्रीम कोर्ट भी है। ये हमारे न्याय प्रक्रिया पर खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, आज नहीं, वर्तमान चंद्रचूड़ जी के अलावा पहले भी कह चुके हैं, अदालतों में इस तरह की तारीख लेना, उसमें मैं जैसे नाम लिया, ऐसे कई नेता हर पार्टी के हैं जो तारीखें लेते रहते हैं ताकि वो केस चलता रहे और करोड़ों की मतलब फीस भी उनको मिले और वो मामले लंबित रहें। कई मामले आज भी उस जमाने के, जो यूपीए के जमाने के, आज भी 10 साल में भी पूरे नहीं हो पाए।
हेराल्ड का मामला कहाँ आज तक पूरा हुआ? तारीख पे तारीख लगाते रहिए, 10 साल निकल जाएंगे। आदमी बोफोर्स पे कई लोग तो मर गए थे, कुछ लोग पकड़े गए, कुछ बाद में नहीं पढ़ पाए। तो ये सब सबूत, ये सही है कि राजीव गांधी पर भी व्यक्तिगत उनके खाते में नहीं दिखाया जा सका, और उनकी तो बाद में इस तरह से कहते हैं कि आतंकवादी हमला में हत्या हो गई। लेकिन ये है कि सबूत सबूत कहने वाले ये देखते हैं कि उनके आसपास के लोग, छत्तीसगढ़ हो या दिल्ली हो या और राजस्थान हो, अधिकारी पकड़े गए हैं, पकड़े जा रहे हैं, पकड़े जाएंगे। अब नेता का भविष्य क्या होगा, तो लालू यादव सत्ता में है। मैं तो ये कहता हूं कि जनता ही फैसला करेगी, अदालत करेगी। हम और आप तो नहीं करते, हमारा किसी के प्रति बायस नहीं, कोई पूर्वाग्रह आपका मेरा नहीं है। तो हम तो उस परसेप्शन पर अरविंद जी चर्चा ही कर सकते हैं ना, जिस परसेप्शन की बात जो है हमने की कि सिर्फ इस परसेप्शन से बचा जा सकता है जो कि भूपेश बघेल कह रहे हैं। मैं वापस चलिए एक बार फिर से छत्तीसगढ़ पे आता हूं कि ये तो अदालतें फैसला करेंगी या अदालतें सजा देंगी, लेकिन फिलहाल ईडी ने एक केस रखा सामने और तार जुड़ रहे हैं अगर बघेल से, या फिर ट्रांजैक्शन की बात की जा रही 508 करोड़ तक जो है वो कैसे मुख्यमंत्री तक सीधे जो है वो जा रहे हैं, तो फिर सवाल तो उठेंगे ना सर। ये अपने आप में जिसे कहें कि ऐसा तो होगा नहीं कि नहीं, क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा बड़ा इशू बनता नहीं है, इसे अभी छोड़िए। नहीं, देखिए ये मसला छोटा नहीं है, काफी बड़ा है, और इतना डायरेक्ट नाम आमतौर पे कोई लेता नहीं है। सीधे चीफ मिनिस्टर का नाम ले और वहां से कहानी शुरू करे कि 10 लाख रुपया महीना हमने देना शुरू किया फला भैया को और उन भैया ने फिर बात किया। और ये सर मैं आपका इतना ऑडियो छोटा थोड़ा आप मामला करवाता हूं। है, इतना छोटा मामला है नहीं। ये मामला जो है ये बड़ा है, और इसको उसी गंभीरता के साथ लेना चाहिए था। मैं मानता हूं कि इसको राजनीति में चुनाव से जोड़ के नहीं उठाना था, नहीं उठना था, क्योंकि इससे मामला खत्म होता है। आप देखिए पूरे मामले में हम लोग बार बार लालू यादव का नाम ले रहे हैं। लालू यादव का कन्विक्शन इसलिए हुआ कि एक अफसर बहुत ही सिंसियर विश्वास मिला, जिसने अपने जान जोखिम में डाल के परिवार की सारी परेशानी उठा के वो वहां से हिला डुला नहीं। और जब भी इस किस्म के बड़े लोगों को पकड़ना होता है, पकड़े जाते हैं, तो इस किस्म का निश्चय जरूरी है अधिकारियों में, सरकार में, उसके बाद ही ये काम हो पाता है, उसके अलावा नहीं होता। जब भी पकड़ने में कोई एक शिबू सोरेन पकड़ में आ जाता है क्योंकि वो बेवकूफी से सारा पैसा उठा के ले आके इसी दिल्ली में सरोजिनी नगर खाते में अपने डाल देता है, तो उस तरह के लीडर तो पकड़ में आ सकते हैं, बहुत छोटे अपराधी में मानूं। जो बड़े उस्ताद हैं उसी में नरसिम्हा राव को सजा नहीं हुई, जिन्होंने ये पैसा मैनेज किया और कराया। उसी में हमने देखा बाद में ये जो हमारे टीवी के बड़े स्टार हैं, उन्होंने किस तरह से उस खबर को कहाँ दबाया, कहाँ चलाया। तो ये खेल जो बड़े चलते हैं वो अपनी जगह हैं, और वो तभी पकड़ में आएंगे जब पूरी सिंसियरिटी से उसको पकड़ने की कोशिश की जाएगी। उसका अगर राजनीतिक लाभ लेने भर की कोशिश की जाएगी तो वो सब केस बोफोर्स में कन्वर्ट हो जाए। कि 30-35 साल से देश की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा मुद्दा है, और एक आदमी पकड़ में नहीं आया। महादेव ऐप इज द नेक्स्ट बोफोर्स सर, आपको ऐसा लग रहा है? उसमें उतना पोटेंशियल है नहीं है ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस किस्म तो क्या 64 लेन करोड़ देन का था। इसमें नहीं। 64 रुपये करोड़ की का था, मात्रा ये तो तो बढ़ती जा रही है, 500 रुपये की मात्रा तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बल्कि पहले के करप्शन के केसेस देखिएगा तो लगेगा कई बार कि अरे उसमें तो बेकार इतना शोर मचा था, आज तो इतना खा के कौन। जो बिहार में सबसे पहले जो मंत्री निकाले गए उन पे चार्ज था कि उन्होंने 2 टीन घी लिया और 2 झोला अंडा, इसी पे वो निकाले गए मिनिस्ट्री। आज तो पीपा का पीपा और जहाज का जहाज घी कहाँ गायब हो जाएगा उसका कोई पता नहीं चलता। तो इसलिए अब करप्शन की मात्रा बढ़ती, इसलिए ज्यादा सिंसियर होने की 50 ट्रांजेक्शन हो जाते हैं दलाल से लेके और लाभार्थी तक आने में, और वो इतनी कंपनियां फर्जी बना 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 के सब, एक एक कंपनी मॉरिशस में जहां दफ्तर में बोर्ड लगाने भर कर 500-500 बोर्ड लगे हुए हैं और सारा ट्रांजेक्शन उस पते से हो रहा है। तो ये सारे खेल अब इतने बड़े लेवल पे हो गए हैं, और इसमें अगर पॉलिटिक्स शामिल हो जाए तो आपकी इच्छा फिर करप्शन को खत्म करने की नहीं है, आपकी इच्छा करप्शन जिंदा रखने की और उसका पॉलिटिकल लाभ लेने की।
और 10 साल से हम देख रहे हैं कि हमारे जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, हमारे दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, ये सब करप्शन के नाम पे ही आए हैं। अरविंद केजरीवाल भी करप्शन हटाने के नाम पे ही आए हैं। नरेंद्र मोदी भी मुख्य रूप से नया भारत बनाने का एक सपना था, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन मुख्य रूप से करप्शन के सवाल को ही लेके आए हैं। और 10 बरस में करप्शन का उनका जो रिकॉर्ड है, मेरे हिसाब से उस लायक नहीं है जो चुनावी वायदे उन्होंने किए। और अगर वो फिर एक करप्शन के इशू को इस तरह से उठाते हैं